साथियों नमस्कार, मैं विवेन सिंह क्लाउड न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं हरियाणा कुरुक्षेत्र में, जहां पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी से बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर से हम बात करें, सर हाल ही में विपक्ष के राष्ट्रीय नेताओं से मिले हैं और राष्ट्रीय नेताओं से मिल के सर की क्या रणनीति है आगे की, उस रणनीति के बारे में हम सर से बात करेंगे। तो सर आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले सर कि अभी आप हाल ही में विपक्ष के कई नेताओं से मिले हैं, जैसे नीतीश कुमार जी, छगन भुजबल जी, अखिलेश यादव जी से भी आप कुछ दिन पहले मिले हैं। तो क्या रणनीति रहेगी सर आगे आप? देखिए, आज़ादी के 75 साल के अंदर देखते देखते जो शूद्र वर्ग है, जिसको हम दलित और पिछड़ा के नाम से आज संविधान में जिनको जगह है, लेकिन संवैधानिक तौर पर हमारे हक लिखे तो हैं। आर्टिकल 340, 41, 42 में सब कुछ लिखा हुआ है, धारा 340, 41 में। लेकिन बदकिस्मती है कि संविधान लागू ही नहीं हुआ, और संविधान लागू जब तक मनुस्मृति चलती रहेगी तब तक ये संविधान कभी भी लागू नहीं होगा। मैंने ओबीसी के कई चीफ मिनिस्टरों से व्यक्तिगत जाकर के बात की कि जब तक हम अपनी अपनी डफली अपना राग पीटते रहेंगे तो कुछ लोग चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद भी 10 जनपद की क्लर्की करते हैं और कुछ नागपुर की क्लर्की आरएसएस की करते हैं, और आरएसएस की ही देन कांग्रेस है, आरएसएस की ही देन बीजेपी है। और हमारे जो शूद्र वर्ण है, इसकी व्यवस्था कहीं भी सिर्फ काम के लिए या वजन ढोने के लिए, कमर तोड़ मेहनत करने के लिए ही ये समाज का इस्तेमाल हो रहा है, या फिर वोट बैंक के तौर पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं छगन भुजबल जी से भी बात की थी, शरद पवार जी से भी बात की और नीतीश जी से भी बात की, और इसी विषय को लेकर के मैं कल अखिलेश यादव से भी मिला था कि भाई आप यूपी बिहार को अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन नेशनल लेवल पर हम अपना एक फेस, चाहे आप अगर इस बात के चाहवान हो कि मैं प्रधानमंत्री का दावेदार हूं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं प्रधानमंत्री की दावेदारी करना कोई मेरा विजन नहीं है। मैं कहा फिर नीतीश जी को आगे बढ़ाओ, और ये स्पष्ट मैंने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा, और यही प्रस्ताव मैंने शरद पवार जी के सामने भी रखा था और भुजबल साहब के भी सामने ये प्रस्ताव मैंने सीधा सीधा रखा है। और अभी हाल ही में असम से इंडिपेंडेंट एमपी बना हुआ है सोरेन जी, और उसके नेतृत्व में लगभग 60-70 छोटी छोटी पार्टियां इकट्ठी हुई थी। उन सभी पार्टियों का एक ही विजन था कि हम इकट्ठे होकर के ओबीसी और एससी के लोग एक रास्ता तय करें, जिससे हम जब प्रधानमंत्री हमारा लोगों के संविधान को लागू कर देगा, प्रधानमंत्री हमारे देश के संविधान को लागू कर देगा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने निर्मित किया था, वो तो एक किताब समझ करके अलमारी में रख दी है। लोग तो मनमानी कर रहे हैं और इन लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो 2024 का जो चुनाव है वो असली बैकवर्ड, नकली बैकवर्ड, जो बैकवर्ड तो नरेंद्र मोदी जी को भी लोगों ने बैकवर्ड का मुखौटा लगा करके पेश कर रखा है, लेकिन 2 साल पहले ही जो गुजरात और बिहार के अंदर ओबीसी के अंदर उन्होंने अपनी जाति को मिलाया है, जो कि ऐसा तो बहुत बार हुआ कि लोगों ने अपनी अपनी जाति को, कोई एससी में मांग कर रहा है, कोई बीसी में मांग कर रहा है, कोई एसटी में जाने की वो करता है, कवायद करता है। लेकिन हकीकत में जो शूद्र वर्ण है, जिसके अंदर बैकवर्ड क्लासेज और जो दलित समाज है, उन सब का हालात एक जैसा है। तो इसके लिए मैंने बाकी के जो और चीफ मिनिस्टर हैं उनसे भी मेरा जल्दी से मिलने का विचार है, और हम 2024 में एक रियल ओबीसी के नाते, रियल एससी एसटी जो शूद्र वर्ग का एक प्रधानमंत्री आए जो संविधान को लागू कर दे, ये हमारा विजन है, ताकि सबके हक सबको संवैधानिक तौर पर मिलें। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि जो भी ओबीसी के मुख्यमंत्री बने वो या तो 10 जनपद के अलग बन के रहेगा या नागपुर के, लेकिन सर अदर राज्यों में अलग अलग, जैसे नीतीश कुमार जी हैं वो इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री हैं और अखिलेश यादव जी भी ओबीसी से रहे, तो सर ये भी तो अलग अलग रहते, ये क्यों नहीं उतना ओबीसी के लिए काम कर पाए? देखिए, ये बात है कि नीतीश जी को तो सहारा लेना पड़ा बीजेपी का, कभी लालू जी का, और मुलायम सिंह को भी सहारा कांग्रेस का लेना पड़ा था। आगे बढ़ने के लिए हम अभी तक वो वजूद ही पैदा नहीं कर सके। सारे जितने भी मुख्यमंत्री हैं एससीबीसी के, चाहे मायावती भी क्यों ना रही हो,
हम उस व्यवस्था को, क्योंकि मायावती भी जो विजन था कांशीराम जी का, उसको लेकर के ही वो सत्ता में आई। लेकिन जब 100-100 फुट की परशुराम की फोटोआं लगाने, उसकी मूर्तियां लगाने का प्रस्ताव देने लगे, तो लोगों ने समझ लिया कि ये विचारधारा से भटक चुके हैं और व्यवस्था ठीक नहीं कर सकते। हमने मूर्ति पूजा का तो कबीरदास, रविदास, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर या गौतम बुद्ध, जिसको विश्व के लगभग यूएनओ के 195 कंट्री सदस्य हैं, उनमें से लगभग 80-85 मुल्क जो है ना बुद्ध की विचारधारा को मानते हैं, जिसमें बराबरी की, समानता की और दूसरे के पर लोगों के कल्याण के लिए जीने की कला है। उस व्यवस्था को साधना, उस व्यवस्था के मुताबिक देश को चलाना, उस व्यवस्था के मुताबिक संविधान जो लिखा हुआ उसे लागू करना ही हमारा विजन है। सर जैसा कि अभी आपने का भेजा है, लेकिन सर अब आप सभी से मिलने के सर आगे के 2024 में किस को आगे करके किसके चेहरे पे आप आगे का रणनीति बनाएंगे सर? देखिए, आज की डेट में तो जातिगत जनगणना के लिए सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी ने बोला है, और जब जनगणना होगी तो हमारे हित संविधान के अंदर जो कानूनी तौर पर भी देने पड़ेंगे, उसको कोई छल नहीं सकेगा। तो नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते जब उसने जनगणना की बात कही, तो हम सबको उसी विषय पर सोचना चाहिए कि नीतीश ने बीजेपी को अभी अभी लात मार करके जो है ना अपना अस्तित्व कायम किया है, और हमारा मानना है कि वो तो 7-8 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका ज़्यादा मुख्यमंत्री में कोई वो भी नहीं है इंटरेस्ट। वो चाहते हैं कि मैं अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाऊं और उनको इंसाफ दिलाऊं। धन्यवाद सर। तो ये लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। लालू जी ने